हेलो बच्चों, इस लेक्चर नंबर 5 में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम परमाणुीय मॉडल के आधार पर चुंबकन तथा विचुंबकन पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ते हैं परमाणुीय मॉडल के आधार पर चुंबकन व विचुंबकन। व विचुंबकन। मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मॉडल। तो सबसे पहले ये परमाणुीय मॉडल है क्या, देखिए। परमाणुीय मॉडल एटॉमिक मॉडल। परमाणुीय मॉडल के अनुसार चुंबक छोटे छोटे परमाणुओं से बना है, जिसके भीतर एक छोटा भाग होता है जिसे नाभिक कहते हैं। उस नाभिक के चारों ओर अपनी अपनी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों के चक्कर के साथ साथ इनकी एक और गति होती है जिन्हें हम घूर्णन गति कहते हैं। इलेक्ट्रॉनों की इन दोनों गतियों, कक्षीय गति व घूर्णन गति, दोनों गतियों के कारण चुंबकत्व होता है। चक्रण गति के कारण उत्पन्न चुंबकत्व का ज़्यादा महत्व है। इसके अनुसार परमाणु चुंबकीय पदार्थ छोटे छोटे परमाणुओं से बना है। छोटे छोटे परमाणुओं से बना है। ये केवल आप परमाणुओं से बना है लिखिए, ज़्यादा ठीक है। प्रत्येक परमाणु के भीतर एक छोटा भाग है
जिसे नाभिक कहते हैं। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन अपनी अपनी कक्षाओं में गति करते हैं। जिसे इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति कहते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन अपनी अक्ष के परितः घूर्णन गति करते हैं। जिसे हम स्पिन कहते हैं, स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन के इन दोनों गतियों कक्षीय गति व घूर्णन गति इन दोनों गतियों के कारण चुंबकत्व उत्पन्न होता है। पैदा होता है। किंतु घूर्णन गति के चुंबकत्व का महत्व अधिक है। तो ये परमाणुवी मॉडल है। अब इसके आधार पर हम प्रतिचुंबकत्व की उत्पत्ति का कारण, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव, अनुचुंबकत्व की उत्पत्ति का कारण, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव, और लौह चुंबकत्व के उत्पत्ति का कारण और बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव, ये सब हम पढ़ेंगे। तो आइए नंबर 1 पढ़ते हैं, प्रति चुंबकत्व के उत्पत्ति का कारण।
आखिर प्रतिचुंबकत्व पैदा कैसे होता है? देखिए, जब प्रतिचुंबकीय पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो क्षेत्र की विपरीत दिशा में चुंबकित हो जाता है। इस घटना को हम प्रतिचुंबकत्व कहते हैं। ठीक, तो ये प्रतिचुंबकत्व का यहाँ कारण क्या है? देखिए, वास्तव में प्रतिचुंबकीय पदार्थों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या सम होती है। ठीक, इनमें दो दो इलेक्ट्रॉन मिलकर इलेक्ट्रॉन युग्म बनाते हैं। ये प्रत्येक युग्म के इन दोनों इलेक्ट्रॉनों के चक्रण एक दूसरे के विपरीत दिशा में होते हैं। अर्थात यदि एक इलेक्ट्रॉन वामावर्त दिशा में चक्रण कर रहा है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन दक्षिणावर्त दिशा में चक्रण करेगा। युग्म के दोनों इलेक्ट्रॉनों का चक्रण एक दूसरे के विपरीत होता है। जिससे इन इलेक्ट्रॉनों के कारण उत्पन्न चुंबकत्व इन इलेक्ट्रॉनों के कारण उत्पन्न चुंबकीय प्रभाव एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। फलतः प्रतिचुंबकीय पदार्थों में चुंबकत्व नेट चुंबकत्व शून्य रहता है।
प्रतिचुंबकीय पदार्थों में नेट चुंबकत्व शून्य रहता है। अब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो जब हम प्रतिचुंबकीय पदार्थों को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो युग्म का एक इलेक्ट्रॉन धीमा तथा दूसरा इलेक्ट्रॉन त्वरित हो जाता है। जब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में प्रतिचुंबकीय पदार्थ रखा जाता है तो युग्म का एक इलेक्ट्रॉन धीमा व दूसरा इलेक्ट्रॉन त्वरित हो जाता है। अब इन इलेक्ट्रॉनों के कारण अब इन इलेक्ट्रॉनों का चुंबकीय प्रभाव निरस्त नहीं होता। इलेक्ट्रॉनों का चुंबकीय प्रभाव निरस्त नहीं होता है।
बल्कि क्षेत्र की विपरीत दिशा में प्रतिचुंबकीय पदार्थ चुंबकित हो जाते हैं। ठीक, इस प्रकार हमने प्रतिचुंबकत्व का कारण और बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव पढ़ा। अब आइए अनुचुंबकत्व का कारण पढ़ें और बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव पढ़ें। अनुचुंबकत्व का कारण, अनुचुंबकीय पदार्थों में कुछ अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन बचे रहते हैं जिनका चक्रण एक ही दिशा में होता है। फलतः यह अनुचुंबकीय पदार्थ क्षेत्र की ही दिशा में मामूली से चुंबकित हो जाते हैं। अनुचुंबकीय पदार्थों में कुछ अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनका चक्रण एक ही दिशा में होता है। अतः ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में मामूली चुंबकित हो जाते हैं। ऊष्मीय विक्षोभ के कारण ये अनियमित रूप से अभिविन्यस्त होते हैं। जिससे नेट चुंबकीय क्षेत्र प्रायः शून्य रहता है। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव,
अनचुंबकीय पदार्थों को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उसमें विक्षोभ के कारण अनियमित रूप से अभिविन्यस्त इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में संरेखित हो जाते हैं। अनचुंबकीय पदार्थों को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर अनियमित रूप से अभिविन्यस्त इलेक्ट्रॉन क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाते हैं। जिससे ये क्षेत्र की दिशा में चुंबकित होते हैं। ठीक इसी प्रकार लौह चुंबकत्व का कारण और बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव देखते हैं। लौह चुंबकत्व का कारण लौह चुंबकीय पदार्थों में अनचुंबकीय पदार्थों की भांति सभी गुण प्रबलता में पाए जाते हैं। प्रबलता में पाए जाते हैं। ठीक ये इनमें एक अन्योन्य क्रिया होती है। इनके भीतर एक अतिरिक्त अन्योन्य क्रिया होती है। जिसके कारण छोटे छोटे क्षेत्र बन जाते हैं। जिसे डोमेन कहते हैं।
प्रत्येक डोमेन में 10 की घात 17 से 10 की घात 21 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, प्रत्येक डोमेन में ये इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में संरेखित होते हैं। प्रत्येक डोमेन में इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में संरेखित होते हैं। किंतु संरेखित होते हैं, किंतु पड़ोसी डोमेन से भिन्न। ठीक, इसीलिए सभी लोहे की छड़ चुंबक नहीं होती। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ये प्रबलता से चुंबकित होते हैं। प्रबलता से चुंबकित होते हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, क्योंकि देखिए कि इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में संरेखित होते हैं, इसीलिए प्रबलता से चुंबकित होते हैं।
किंतु पड़ोसी डोमेन से इनकी दिशा भिन्न होती है। इसीलिए हमने कहा कि सभी लोहे की छड़ चुंबक नहीं होती है। फिर यहाँ देखिए कि चूंकि इनके भीतर उपस्थित डोमेन में चक्रण भिन्न भिन्न है, अभिविन्यस्त अलग अलग हैं, इसीलिए इनका नेट प्रभाव कम ही रहता है। देखिए ऐसे ये देखिए, ये भिन्न भिन्न क्षेत्र हैं जिन्हें डोमेन कह रहे हैं। इनमें इलेक्ट्रॉनों के चक्रण की दिशा एक ही है, एक ही दिशा में संरेखित है। इसीलिए ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में प्रबलता से चुंबकित होते हैं, किंतु पड़ोसी डोमेन से इनका चक्रण भिन्न भिन्न है। ठीक, इसीलिए हमने कहा कि प्रत्येक लोहे की छड़ चुंबक नहीं होती है। क्लियर? अब आइए बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव देखते हैं। जब हम लौह चुंबकीय पदार्थों को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो यहाँ दो क्रियाएं होती हैं। चुंबकत्व दो ढंग से बढ़ाया जाता है। लौह चुंबकीय पदार्थों को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखकर चुंबकत्व दो तरीके से बढ़ाया जाता है। एक डोमेन की परिसीमाओं के विस्थापन द्वारा, दूसरा डोमेन के चक्रण द्वारा।
नंबर 1, डोमेन की परिसीमाओं के विस्थापन द्वारा। ठीक, जब हम लौह चुंबकीय पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो क्षेत्र के अनुदिश या क्षेत्र की दिशा में संरेखित इलेक्ट्रॉनों के डोमेन का क्षेत्र बढ़ जाता है और उसके विपरीत दिशा में संरेखित इलेक्ट्रॉनों के डोमेन का क्षेत्र घट जाता है। लौह चुंबकीय पदार्थों को बाह्य क्षेत्र में रखने पर क्षेत्र की दिशा में संरेखित क्षेत्र की दिशा में संरेखित इलेक्ट्रॉनों के डोमेन का क्षेत्र बढ़ जाता है। तथा विपरीत दिशा में संरेखित इलेक्ट्रॉनों के डोमेन का क्षेत्र घट जाता है। फलतः क्षेत्र की दिशा में परिणामी चुंबकत्व बढ़ जाता है। ये देखिए लौह चुंबकीय पदार्थ है, इसमें इलेक्ट्रॉनों के चक्रण की दिशा है। ठीक, ये चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा है। देखिए ये जो पहला डोमेन बाईं तरफ वाला डोमेन है
इसका चक्रण क्षेत्र की दिशा ऊपर है तो ये भी ऊपर है, तो क्षेत्र की दिशा में है तो इसकी परिसीमा बढ़ जाती है। देखिए इसकी परिसीमा पहले छोटी थी, अब ये बहुत बड़ी हो गई, बढ़ गई। और क्षेत्र के विपरीत जो संरेखित हैं, जैसे ये वाला ना, ये देखिए क्षेत्र ऊपर है, ये नीचे संरेखित है, तो इसकी परिसीमा घट जाती है, ऐसे हो गया। तो इस ढंग से हमने आपसे बताया कि क्षेत्र की दिशा में संरेखित इलेक्ट्रॉनों के डोमेन की परिसीमा बढ़ जाती है, क्षेत्र बढ़ जाता है, और क्षेत्र की विपरीत दिशा में संरेखित इलेक्ट्रॉनों के डोमेन की परिसीमा घट जाती है, क्षेत्र घट जाता है। फलतः अब देखिए क्षेत्र की दिशा में परिणामी चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाता है। ठीक, चलिए दूसरा कारण देखिए। ये पहला था डोमेन की परिसीमा के कारण, विस्थापन के द्वारा, और दूसरा है डोमेन के घूर्णन के द्वारा, चक्रण के द्वारा। डोमेन के चक्रण द्वारा। हम चुंबकीय क्षेत्र को डोमेन के चक्रण द्वारा बढ़ा सकते हैं। देखिए कैसे। जब हम लौह चुंबकीय पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उनके डोमेन इस प्रकार से घूम जाते हैं कि उनके भीतर उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉन क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाएं। जैसे यहां देखिए लौह चुंबकीय पदार्थों को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने से डोमेन इस प्रकार चक्रण करते हैं ताकि इनके भीतर उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉन क्षेत्र के अनुदिश संरेखित हो जाएं। जैसे देखिए ये लौह चुंबकीय पदार्थ है, इसमें अन्योन्य क्रिया द्वारा ये डोमेन बने हैं। ठीक, जब हम इन्हें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे ऐसे, मान लीजिए बाह्य चुंबकीय क्षेत्र B ऊपर की ओर है, तो ये सभी डोमेन चक्रण करेंगे, इस प्रकार चक्रण करेंगे कि इनके भीतर उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉन क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाएं। जैसे क्षेत्र ऊपर है तो इस पहले डोमेन में सभी इलेक्ट्रॉन क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो गए, दूसरे में भी क्षेत्र की दिशा में ऐसे संरेखित हो गए,
तीसरे डोमेन में भी सभी इलेक्ट्रॉन क्षेत्र की दिशा में ऊपर संरेखित हो गए। और इसी प्रकार ये अंतिम डोमेन में भी सभी इलेक्ट्रॉन क्षेत्र की दिशा अर्थात ऊपर की ओर संरेखित हो गए। तो इस ढंग से सभी इलेक्ट्रॉन क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाते हैं। फलतः क्षेत्र की दिशा में परिणामी क्षेत्र बहुत बढ़ जाता है। फलतः क्षेत्र की दिशा में परिणामी चुंबकीय क्षेत्र बहुत बढ़ जाता है। ठीक, अब आइए हम पढ़ते हैं विचुंबकन। विचुंबकन डीमैग्नेटाइजेशन। जब पदार्थ चुंबकित हो जाता है तो उसे विचुंबकित करना बहुत कठिन है। विचुंबकित करने के लिए हम पदार्थ को या चुंबकीय छड़ को धारावाही कुंडली के बीच रख देते हैं। उस धारावाही कुंडली में घटती हुई प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित करते हैं और जब धारा का मान शून्य हो जाता है तो लौह चुंबकीय छड़ विचुंबकित हो जाती है। जिस लोहे की छड़ को विचुंबकित करना हो उसे धारावाही परिनालिका के बीच में रखकर घटती प्रत्यावर्ती धारा यहां लिख दे रहे हैं। इसके बाद प्रणालिका में प्रवाहित करते हैं। जब धारा शून्य हो जाती है तो छड़ को निकाल लेते हैं। और यह पूर्णतः विचुंबकित हो जाती है। ठीक, इस प्रकार हमने विचुंबकन आपसे बताया। फिर से समझ लें कि जिस छड़ को हमको विचुंबकित करना है उसे हम धारावाही प्रणालिका के अंदर डाल देते हैं। अब धारावाही प्रणालिका में लिपटे तांबे के तारों में घटती हुई प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित करते हैं। धारा का मान धीरे धीरे करके शून्य हो जाता है
तो हमारी छड़ पूर्णतया विचुंबकित हो जाती है। अब इसे प्रणालिका से बाहर निकाल लेते हैं। क्लियर? धन्यवाद।